नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल फेरबदल पर लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल एक बार फिर टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। पायलट कैंप के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी नहीं बन पा रही आम सहमति। 102 वफादार विधायकों में से मंत्री चुनने पर आम सहमति नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ पायलट कैंप में भी अनिश्चितता का माहौल है। किसके नाम की करें और किसके नाम की नहीं करें सिफारिश, ये सवाल पायलट कैंप के अंदर भी उलझा हुआ है। अभी तक आलाकमान ने पायलट को नहीं दिया कोई ऑफर। पायलट की तरफ से अजय माकन ने भी नहीं दिया आलाकमान को कोई प्रस्ताव। 3 या 5-6 मंत्री बनाने के लिए कोई ऑफर। अभी तक सचमुच और सब कुछ है केवल हवा के अंदर। प्रियंका गांधी के दिल्ली लौटने पर ही पायलट से होगा फाइनल डायलॉग यानी कि बातचीत, और इसके बाद ही पायलट कैंप बनाएगा आगे की रणनीति। और इन सब के बीच में यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी रुक सकता है, टल सकता है, और उसके पीछे के कई कारण हैं। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है पायलट कैंप की तरफ से हो रही है, बसपा से कांग्रेस आए विधायकों की तरफ से हो रही है, निर्दलीय विधायकों की तरफ से या फिर कहें कांग्रेस विधायकों की तरफ से, उसके बाद आम सहमति नहीं बन पा रही है। यह भी सच्चाई है कि 102 वफादार विधायकों में से मंत्री चुनने पर भी आम सहमति नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पायलट कैंप की, तो उसके अंदर भी इस वक्त अनिश्चितता का माहौल है। किसके नाम की अनुशंसा की जाए, किसके नाम की सिफारिश की जाए, किसके की ना की जाए, इसको लेकर भी उधेड़-बुन लगातार जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक आलाकमान ने पायलट को कोई ऑफर नहीं दिया, यानी अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपके कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, किनको राजनीतिक नियुक्ति दी जाएगी, किनको निगम बोर्ड में एडजस्ट किया जाएगा या संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा अभी तक कोई ऑफर नहीं दिया। पायलट की तरफ से अजय माकन ने भी आलाकमान को कोई प्रस्ताव नहीं दिया। अजय माकन को जब लाया गया था अविनाश पांडे की जगह, तो कहा जा रहा था कि वो जल्दी से संभागीय स्तर पर बैठक करेंगे और उसके बाद एक प्रस्ताव सचिन पायलट गुट की तरफ से आलाकमान को दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। 3 या 5-6 मंत्री बनाने के लिए कोई ऑफर अभी तक नहीं दिया गया है। इसमें से कुछ भी स्पष्ट नहीं है और माना जा रहा है कि अभी तक जो भी है वो सब कुछ हवा के अंदर है, प्रमाणिक नहीं है, दस्तावेजों में नहीं है, कागजों में नहीं है। अब यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जैसे ही दिल्ली लौटेंगी, दिल्ली लौटने के बाद पायलट से बातचीत करेंगी, यानी कि फाइनल डायलॉग होगा, और उसके बाद ही पायलट कैंप आगे की रणनीति बनाएगा। अगर उससे पायलट कैंप आश्वस्त होता है, संतुष्ट होता है, तो फिर आगे की रणनीति पायलट कैंप की क्या होगी। लेकिन अगर जो डायलॉग होता है उससे पायलट कैंप संतुष्ट नहीं होता, नाराजगी बढ़ती है, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब कुछ प्रियंका गांधी के साथ फाइनल डायलॉग होने के बाद ही तय हो पाएगा। वहीं टूरिज्म अनलॉक के पहले दिन स्मारकों की सूरत हाल। दरअसल प्रदेश में पुरातत्व विभाग के 33 स्मारकों में 15 को पहले दिन पर्यटक ही नहीं मिल पाए, यानी वहां कोई नहीं पहुंचा। जयपुर के 2 और राजधानी के बाहर के 13 पर्यटक स्थलों का आंगन सूना रहा। जयपुर के स्मारकों पर पहुंचे कुल 518 पर्यटक, जबकि जयपुर के बाहर 25 स्मारकों पर पहुंचे सिर्फ 254 पर्यटक। पहले दिन 772 पर्यटकों से हुई कुल 89,165 रुपए की आय। और ये आंकड़ा बताता है कि कोरोना के बाद लोग अभी भी डरे हुए हैं, मॉन्यूमेंट पर जाने से डर रहे हैं। दूसरा कारण इसका यह भी है कि लोगों तक जानकारी अभी नहीं पहुंची होगी, और अगर पहुंची भी होगी तो वीकेंड का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सच्चाई है कि वीकेंड लोक रहेगा। लेकिन टूरिज्म का अनलॉक होना थोड़ा सा सुखद संकेत है, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर अब टूरिज्म लॉक होता है तो उसका पूरे विभाग पर बड़ा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लंबे वक्त से लॉकडाउन और उसकी वजह से लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि पहले दिन के आंकड़े काफी ज्यादा सुख पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि 33 स्मारकों में से 15 को पहले दिन पर्यटक ही नहीं मिले, यानी कि कोई सैलानी पहुंचा ही नहीं। लगभग 50% पर कोई नहीं पहुंचा। जयपुर की बात करें तो 2 और राजधानी के बाहर की बात करें तो 13 पर्यटन स्थल जिनका आंगन सूना रहा, यानी कि वहां कोई नहीं पहुंचा।
जयपुर के स्मारकों पर भी जो सैलानी पहुंचे वो ना के बराबर है, क्योंकि सिर्फ 518 पर्यटक ही पहुंचे, जबकि जयपुर के बाहर 25 स्मारकों पर सिर्फ 254 पर्यटक पहुंचे। और बात करते हैं भरतपुर में झोलाछाप डॉक्टर से चंदा वसूली की। एक प्रभावशाली राजनेता पर है वसूली का आरोप। प्रत्येक झोलाछाप डॉक्टर से 3-3 लाख रुपए लेने का आरोप है। एक झोलाछाप डॉक्टर के घर के आगे कुछ दिन पहले मिली थी सरकारी दवाइयां। इन दवाइयों को रखने में भी बताया जा रहा इन नेताजी का हाथ। घटनाक्रम के बाद झोलाछाप डॉक्टर्स पर लगा था सरकारी दवाइयां बेचने का आरोप, और इस प्रकार उक्त प्रकरण में भी चंदा राशि वसूले जाने की चर्चा हुई, और इस चंदा राशि के बदले झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया गया। अलबत्ता फेस वैल्यू पर ये नेता प्रशासन से कर चुके ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश। लेकिन सवाल ये है, आरोप इनके ऊपर यह है कि चंदा लेते हैं। अब इसको चंदा कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं, आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि प्रत्येक झोलाछाप डॉक्टर से 3-3 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है और ये वसूली है। एक झोलाछाप डॉक्टर के घर के आगे कुछ दिन पहले सरकारी दवाइयां भी मिली थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। अब माना जा रहा है कि इन दवाइयों को रखने में भी इन नेताजी का ही हाथ है। घटनाक्रम के बाद झोलाछाप डॉक्टर्स पर लगातार सरकारी दवाइयां बेचने का आरोप, और इस प्रकार उक्त प्रकरण में भी चंदा राशि वसूले जाने की चर्चा है। इस चंदा राशि के बदले झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया। आपको याद होगा, बीते कुछ दिनों के दौरान जब कोरोना अपनी विकराल स्थिति में था, उस दौरान कई झोलाछाप डॉक्टर्स से जो दवाइयों के जरिए कोरोना सही करने की बात कर रहे थे, एक व्यापक कार्रवाई भी झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ की गई। लेकिन जब नेताजी का ही समर्थन हो, जो अच्छी खासी पैठ रखते हैं, तो भला फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे, क्योंकि वही नेताजी झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन देते हैं। कमाल की बात यह है कि फेस वैल्यू पर ये नेता प्रशासन से ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी करते हैं। एक तरफ उनको संरक्षण और दूसरी तरफ सिफारिश। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू की तबीयत नासाज है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती निहारिका राजे। जानकार सूत्रों के अनुसार अप्रैल से बीमार चल रही है निहारिका। कुछ दिन पहले तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से तबीयत खराब होने के बाद उनको भर्ती कराया गया। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार उनकी सेहत को लेकर चिंतित भी हैं और लगातार इस कोशिश में भी है कि उनकी सेहत में सुधार आए। लंबे वक्त से निहारिका की तबीयत में नासाज चली हुई है। दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। और जानकार सूत्रों के अनुसार अप्रैल से निहारिका बीमार चल रही है। कुछ दिन पहले तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से तबीयत खराब होने के बाद भर्ती कराया गया। और अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की, यानी कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व 12 कलेक्टर और निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव को डबल झटका दिया गया है। आखिरकार अभियोजन के दायरे में आ गए इंद्र सिंह राव। राज्य सरकार ने सीआरपीसी के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी है। धारा 351 के तहत गहलोत सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। उधर उनकी निलंबन अवधि 180 दिन और बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई, यानी कि लगभग 6 महीने और निलंबन की अवधि को बढ़ा दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी में ये सिफारिश की गई है। इंद्र सिंह राव वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा के अंदर है। इनके निलंबन को आगामी 180 दिवस और बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 12 कलेक्टर रहते हुए घूसखोरी केस में 23 दिसंबर को वो गिरफ्तार हुए थे और घूसखोरी केस में जेल जाने पर राव को 4 जनवरी को निलंबित किया गया था। और अब एक बार डबल झटका फिर लगा है। एक तरफ अभियोजन स्वीकृति और दूसरी तरफ 6 महीने के लिए निलंबन को बढ़ा दिया। कांग्रेस करेगी कोविड योद्धाओं का सम्मान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों में पीसीसी को निर्देश दिए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में आमजन की मदद की। पीसीसी का कंट्रोल रूम इस बारे में जुटाएगा जानकारी। डीसीसी और ब्लॉक स्तर के नाम लिए जाएंगे कोविड योद्धा। इसके बाद पीसीसी और डीसीसी स्तर पर सम्मान किया जाएगा।
हर शहर और कस्बे से 10 कोविड योद्धा चिन्हित किए जाएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा और यह जरूरी भी है, क्योंकि मुश्किल दौर में जिन्होंने जिंदगी बचाने का काम किया, जो कोरोना से डरे नहीं, प्रथम पंक्ति में आकर डटे रहे, उनका सम्मान किया जाना जरूरी, ताकि मनोबल बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। SRDI ने पकड़ी खनिजों के रॉयल्टी, वाहनों के टैक्स की गड़बड़ी। भारत माला परियोजना के जांच में करीब 74 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई। दौसा में लाहड़ी का बास के पास सड़क निर्माण की जांच में खुलासा हुआ। डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट ऑफिस पर कार्रवाई की गई। सड़क की निर्माण सामग्री और उपयुक्त वाहनों के पंजीकरण में भी गड़बड़ी मिली। मौके पर लगे 52 वाणिज्यिक वाहनों का राज्य में कर दी गई थी जमा। SDRI के महानिदेशक आनंद स्वरूप ने यह जानकारी साझा की। प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों से जुड़ी आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान मेडिकल सर्विस कैडर का राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा ने सर्विस कैडर का प्रस्ताव भेजा। राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंगोला, महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी के सतत प्रयासों का असर दिखा है। 10 सालों से लंबित चल रहा था कैडर गठन का प्रस्ताव। आकार लेने लगा मानसरोवर का सिटी पार्क। हाउसिंग बोर्ड विकसित कर रहा मानसरोवर में सिटी पार्क। काफी तेजी से पार्क में कामकाज हो रहा है। लॉकडाउन में भी तेज स्पीड से जारी रहा पार्क का काम। पार्क में लगाए फलों के पौधों में अब फल आने लगे। अमरूदों के पेड़ में अच्छी संख्या में अमरूद लग गए और धीरे धीरे ये पार्क अपना रूप ले रहा है। और अब बात करते हैं शेरगढ़ फलोदी के सरकारी स्कूलों में रेप प्रकरण। राज्य मानवाधिकार आयोग ने घटनाओं को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रसंज्ञान लिया। संयुक्त अभिभावक समिति अध्यक्ष अमित छंगानी ने परिवाद दिया। घटना को लेकर निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर, SP जोधपुर ग्रामीण, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग रजिस्ट्रार को भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग 30 जून को प्रकरण की अगली सुनवाई करेगा। वहीं प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियों में कमी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मानसून की गति धीमी हो गई है। राजस्थान में मानसून प्रवेश में देरी हो सकती है। आने वाले 5 दिनों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि 20 जून तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट। तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं की साथ आंधी आएगी और इसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। दूसरी वेव की रवानगी लगभग दिखाई दे रही है और तीसरी वेव की तैयारी में सरकारें जुट गई है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। जिलों में उपयोग में नहीं आ रहे वेंटिलेटर्स को लेकर जानकारी मांगी है। इसमें बाकायदा जिले में उपलब्ध उपयोग में लिए जा रहे वेंटिलेटर्स के अलावा उपयोग में नहीं आ रहे वेंटिलेटर्स के पीछे का कारण भी जाना है। मुख्यालय स्तर से स्टेट लेवल स्ट्रेटेजी के तहत यह जानकारी मांगी जा रही है। संभावित कोविड 3rd वेव को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। दवा प्रबंधन को लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने पत्र लिखा है। कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आगामी 3 महीने की दवाओं की डिमांड मांगी गई है। आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं के लिए उन दवाओं की भी डिमांड मांगी गई है जो कोविड के उपचार के लिए चिकित्सक मानते हैं बेहद जरूरी। कलेक्टर्स को जिले की डिमांड 17 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर 3rd वेव आती है तो सिस्टम पूरे तरीके से तैयार हो और आम आदमी को इलाज के लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यानी कहा जा सकता है कि संभावित 3rd वेव की तैयारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। कोविड रोकथाम के लिए सभी तैयारियों की तय की गई है टाइमलाइन। ऑक्सीजन प्लांट, तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए 15 अगस्त, सभी तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस प्लान 30 जून,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का क्रय वितरण ट्राई रन के लिए 15 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी प्रशिक्षण ऑडिट के लिए भी अलग अलग टाइमलाइन तय की गई है। राज्य स्ट्रेटेजिक कोविड कमेटी को सौंपा टाइमलाइन की पालना का जिम्मा। और बात करते हैं जयपुर मेट्रो प्रबंधन की बड़ी लापरवाही की। सरकार की मंजूरी के बाद भी आज नहीं चल रही मेट्रो। लॉकडाउन के कारण अधिकतर स्टाफ था छुट्टी पर। अधिकतर टेक्निकल स्टाफ को भी मेट्रो प्रबंधन ने छुट्टी पर भेज दिया। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी आवश्यक स्टाफ को काम पर नहीं बुलाया गया। कल रात आई गाइडलाइंस में मेट्रो आज से संचालित करने को लेकर हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन स्टाफ जयपुर में नहीं होने के कारण आज जयपुर मेट्रो संचालित ही नहीं हो पाई। आखिर कौन है जयपुर मेट्रो संचालन के एक दिन लेट होने का जिम्मेदार? अब तो सब कुछ हो रहा है लोग, लेकिन आरटीडीसी पेंशनर्स की मांगों पर अभी भी लॉकडाउन है। कोरोना से ज्यादा उपेक्षा के शिकार हो रहे आरटीडीसी के पेंशनर्स, करीब 300 पेंशनर्स को 5 सालों से अपनी गाड़ी कमाई का इंतजार है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी तो अपनी हक की राशि के इंतजार में दम भी तोड़ चुके हैं। 5 सालों से ग्रेचुइटी, उपार्जित अवकाश, अन्य बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जुलाई 2018 से अब तक ईपीएफ अंशदान, नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं कराया गया। ऐसे में कर्मचारी राशि को ईपीएफ विभाग से आहरित नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे। बिना पावनों के पर्यटन स्थल हुए अनलॉक। 61 दिन बाद विरासत खुली पर कद्रदान नजर नहीं आए। कोरोना के खौफ के बीच पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा रहा। ज्यादातर जगहों पर स्टाफ मौजूद, लेकिन पर्यटकों का इंतजार। विश्व विरासत आमेर, जंतर मंतर, हवा महल सहित पुरातत्व विभाग के 33 स्मारक खुले। कुंभलगढ़, आभानेरी, रणथंभौर, चित्तौड़ सहित एएसआई के भी 164 स्मारक खुले। पहला दिन होने और गर्मी के चलते पर्यटकों की आमद नहीं हुई। आज से सुबह 9 बजे से स्मारक खुले और 3 बजे तक इनका दीदार कर सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना की जा रही है। और बात करते हैं पर्यटन विभाग की सराहनीय पहल की। सोशल मीडिया पर राजस्थान के हस्तशिल्प, परंपरागत खेलों का प्रमोशन। कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों का राजस्थान से बना रहे जुड़ाव। घर पर रहकर ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों के अनुभव के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चल रहा राजस्थान फ्रॉम होम कैंपेन, ताकि पर्यटक भावनात्मक रूप से मरुधरा से जुड़े रहे, कटाव महसूस न करें। पर्यटन निदेशक निशांत जैन ने इसकी जानकारी दी। अब अनलॉक के साथ ही पर्यटन गतिविधि बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। वहीं पर्यटन निगम की संपत्तियां दी जाएंगी लीज पर। हमारी शान पैलेस ऑन व्हील्स भी जाएगी निजी हाथों में। कोरोना संकट के बाद पर्यटन निगम का घाटा हुआ 171 करोड़। पर्यटन निगम की परिसंपत्ति लीज पर देने की शर्तें तय की गई हैं। पर्यटन निगम का रहेगा संपत्तियों पर मालिकाना हक। पर्यटन से संबंधित गतिविधियां भी संचालित हो सकेंगी। 30 सालों के लिए होगी लीज अवधि। प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होगी। संपत्ति जहां है, जैसी स्थिति में है, लीज पर दी जाएगी। मरम्मत कर बोली दाता स्वयं के स्तर पर संचालित करेगा। न्यूनतम लीज राशि का निर्धारण कराया जाएगा। परिसंपत्ति लीज पर उच्चतम बोली दाता को दे दी जाएगी। संचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमति निविदा दाता प्राप्त करेगा। समन्वय समिति का भी प्रावधान किया जाएगा। विवाद की स्थिति में द्वितीय स्तर पर होगी अपील की सुविधा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।